देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। एक सेकंड। देखो हम लोग लास्ट क्लास में जो है प्रोसेस कॉस्टिंग स्टार्ट किए, तो ठीक है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग थोड़ा सा ही हम लोगों ने किया था। देखो प्रोसेस कॉस्टिंग में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है कि हम दिखाते हैं, मैंने क्या लिखवाया था, ठीक है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब कि अगर हम लोग कोई भी प्रोसेसिंग कर रहे, ठीक है, मतलब ऐसा कोई प्रोडक्शन का सिस्टम जहां पर मोर देन वन प्रोसेस चाहिए होगा, ठीक है। प्रोसेस कंप्लीट तब होगा और एक प्रोसेस का इनपुट दूसरे प्रोसेस का क्या होगा, आउटपुट होगा। ये देखो मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाया था ना, ये देखो मेनली प्रोसेस कॉस्टिंग यही होता है। ये देखो ये वाला पीडीएफ ओपन करना भूल गए थे। ये देखो प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब मैंने क्या बताया था। देखो मैंने क्या बोला था, यहाँ पर हम लोग रॉ मटेरियल दे रहे हैं, यानी कि इनपुट रॉ मटेरियल के अलावा बाकी सारा चीज हो सकता है। मैंने केक बनाने का एग्जांपल दिया था। अब इसका प्रोसेस वन का जो आउटपुट आएगा वो प्रोसेस टू का इनपुट होगा, प्रोसेस टू का जो आउटपुट आएगा वो प्रोसेस थ्री का, ऐसे करके चलता जाएगा। अगर इस तरीके का कोई प्रोसेस हम लोग फॉलो कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्शन सेक्टर में, तो हमें कौन सा कॉस्टिंग मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड, ठीक है। अब यहाँ पर हमें करना क्या पड़ता है, हर एक प्रोसेस का हम लोग को कॉस्ट निकालना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। देखो जैसे हमें ये देखो इस प्रोसेस का कॉस्ट पर यूनिट निकालना पड़ेगा, इसका कॉस्ट पर यूनिट, इसका कॉस्ट पर यूनिट, इसका कॉस्ट पर यूनिट, ऐसे करके सभी का हमें कॉस्ट पर यूनिट एक एक करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये हो जाएगा। और इसके बाद हम लोगों ने एक ही क्वेश्चन देखा था, ये मैंने लिखवाया था, और ये एक ही क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, इलास्ट्रेशन वन, और एक नॉर्मल लॉस का कंसेप्ट देखा था, ठीक है। तो आज हम लोग बाकी कंसेप्ट सारा जो है वो भी कंप्लीट करेंगे। देखो तो लास्ट हम लोगों ने कौन सा वाला पढ़ा था, एग्जाम्पल वन, ठीक है। अब एग्जाम्पल टू से स्टार्ट करते हैं। আগে আগের ক্লাসটা আমি তোমাকে দিয়ে দেবো, ঠিক আছে। যেখান থেকে দেখতে হবে ওখানে দেখবে, আমি যেটা বলেছি একটু লিখে নেবে যেটা আমি লিখেছি, ঠিক আছে। अच्छा अब हम लोग एग्जाम्पल टू से स्टार्ट करेंगे। देखो एग्जाम्पल वन हुआ था, बोला था नॉर्मल लॉस विथ रियलाइजेबल वैल्यू। नॉर्मल लॉस क्या होता है, नॉर्मल लॉस का मतलब क्या बोला था मैंने, नॉर्मल लॉस का मतलब कि अगर हमें पहले से ही पता हो कि ये काम करने पे हमारा क्या लॉस हो सकता है, ठीक है। हर एक बिजनेस में एक नॉर्मल लॉस होता ही होता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला था फ्रूट सेलर, उसका सारा फ्रूट फ्रेश रहे ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ ना कुछ उसका खराब होगा। जो फूल बेचता है, ठीक है, क्योंकि वो जो है नेचुरल मैटर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बोला है कि ए प्रोडक्ट पासेस थ्रू प्रोसेस वन एंड प्रोसेस टू, मेटेरियल इशूड टू प्रोसेस वन 40,000 रुपीज, वेजेस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 27,000। नॉर्मल लॉस एंटीसिपेटेड, एंटीसिपेटेड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि इस तरीके का प्रोसेस करने से हमारा कितना लॉस हो सकता है, 5% ऑफ इनपुट। 4,750 यूनिट ऑफ आउटपुट वेयर प्रोड्यूस्ड, बोल रहा है कि लॉस हुआ 5% और हम लोग को आउटपुट जो मिला है वो है 4750 एंड ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस वन, ठीक है। तो मतलब प्रोसेस वन में हम लोगों ने इनपुट कितना दिया था, देखते हैं। देयर वेर नो ओपनिंग स्टॉक, इनपुट रॉ मटेरियल कितना बोला है, 5000 यूनिट। हम लोगों ने 5000 यूनिट क्या दिया, इनपुट, और आउटपुट कितना मिला जो कि प्रोसेस टू में जाएगा, क्वेश्चन बताया है 4750। लेकिन हम लोग को पता है नॉर्मल लॉस कितना होना चाहिए, कहाँ चला गया 5%, ठीक है। तो मुझे एक चीज बोलो कि इस प्रोसेस को परफॉर्म करने में नॉर्मल लॉस का यूनिट कितना होगा, बोलो। 250, 5000 का 5% तो कितना हो जाएगा 250। तो अगर 5000 में 250 मेरा लॉस हो जाएगा तो गुड इनपुट गुड आउटपुट कितना होगा, जिसको हम लोग फिनिश गुड्स बोलते हैं। ये देखो
4750, ठीक है। अब बोल रहा है कि ये जो हम लोग का जो नॉर्मल लॉस होगा, स्क्रैप है, स्क्रैप वाज रियलाइज 2 पर यूनिट, ये जो बेकार का बन रहा है, मतलब ये क्या हो गया, नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस प्रोडक्ट जो है, सड़ा हुआ फ्रूट क्या उस दाम पे बिकेगा, फ्रेश वाला फ्रूट जिस दाम पे बिकेगा नहीं। तो ये मार्केट में कितने में बिक जाएगा, बोल रहा है 2 रुपए में बिक जाएगा। अच्छा, अगर बिक गया तो बेनिफिट है कि नहीं है, बेनिफिट है। जैसे मान लो किसी के पास 2 सड़ा हुआ फ्रूट है, ठीक है, अब वो बिक ही नहीं रहा है, लेकिन कोई आया, किसी को जरूरत था किसी अदर पर्पस में, 2 रुपए करके भी अगर ले जाए तो उसका तो खरीदने का तो पैसा लगा है ना। अब 2 रुपए में मिले तो उसके लिए क्या है, रिकवरी है, ठीक है। अब हम लोग को क्या बनाना है, प्रोसेस 1 अकाउंट बनाना है और नॉर्मल लॉस का वैल्यू दिखाना है, एंड यूनिट ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 होगा, कितना दिखाना है। तो ये देखो हम लोग का डेबिट क्रेडिट सिस्टम में होता है, ठीक है। तो ये देखो इसका हम लोग अकाउंट बनाते हैं, देखो एग्जाम्पल 2, ठीक है। तो इसका लिखो, प्रोसेस कौन सा अकाउंट बनाना है हम लोग को, 1, दो ही प्रोसेस बोला था, ठीक है। प्रोसेस 1 अकाउंट हम लोग बनाएंगे। तो ये यहाँ पर क्या क्या लिखना होता है, यूनिट और अमाउंट। रेट भी बहुत से लोग लिखते हैं, रेट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, यहाँ पर्टिकुलर लिखना पड़ेगा। और मेरा जो स्ट्रक्चर है वो उतना अच्छा नहीं बना रहे हम, तुम लोग अपना स्केल वेल लगा के बना सकते हो, ठीक है। और यहाँ डेबिट क्रेडिट लिखना पड़ेगा, मैंने उतना नहीं लिखा, ठीक है, लेकिन एग्जाम में तुम लोग को लिखना पड़ेगा। अच्छा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं, देखो मेटेरियल यहाँ पर ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो कितना मेटेरियल ट्रांसफर होगा, 40,000 रुपीज का क्वेश्चन बता दिया है। तो मेटेरियल इधर लिखना पड़ेगा क्योंकि मेटेरियल का तो खर्चा होगा, तो क्या लिखेंगे, टू मेटेरियल, ठीक है। कितना हो जाएगा, टू मेटेरियल 40,000 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, टू वेजेस, जो भी एक्सपेंसेस है वो सब डेबिट साइड में आ जाएगा, वेजेस कितना आ जाएगा, 30,000। अच्छा, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस क्वेश्चन हमें बता रखा है, सब खर्चा बता देगा हमें, ठीक है। ये देखो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ओवरहेड बोला है, मैंने एक्सपेंसेस लिख दिया, तुम लोग ओवरहेड लिख लो, ठीक है। हम भी ओवरहेड कर देते, जो लैंग्वेज दिया हुआ रहेगा वही लिख देना। O.H लिखा है मैंने शॉर्ट में, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड लिख लिया। अच्छा, अब नॉर्मल लॉस बोला है 5% ऑफ इनपुट होगा, ठीक है। तो नॉर्मल लॉस तो डेबिट होना चाहिए, तो नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस अकाउंट, तो बाई क्या हो जाएगा, नॉर्मल लॉस। मैंने शॉर्ट में लिखा है, तुम लोग पूरा लिख लो नॉर्मल लॉस बोल के। अब यूनिट कितना होगा, बोला है कि 5% ऑफ इनपुट। अब इनपुट यूनिट कितना है वो मैंने अभी तक नहीं लिखा, वो ये देखो नेक्स्ट लाइन में दिया हुआ है, कितना इनपुट यूनिट है, 5,000। तो हम यहाँ पर कितना लिखेंगे, 5,000। और यूनिट ऑलवेज मेटेरियल के अगेंस्ट में जाता है, वेजेस मैन्युफैक्चरिंग ये सब में नहीं जाता है, ठीक है। अब इसका 5,000 का 5% कितना हो जाएगा, 250 यूनिट। और ये मार्केट में बोल रहे हैं बिक जाएगा, कितने में बिकेगा, बोला था 2 रुपए करके, ठीक है। तो 250 यूनिट अगर 2 रुपीज करके सेल होगा तो कितना पैसा मिलेगा, 500, 250 इंटू 2, 500 मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों का जो बचा हुआ यूनिट होगा वो कहाँ ट्रांसफर करना है, नेक्स्ट प्रोसेस में, क्योंकि यहाँ 2 प्रोसेस होगा, देखो बोला है प्रोसेस 2। और यहाँ पर लिख देखो मिनिमम 2 प्रोसेस तो होना ही चाहिए, नहीं तो प्रोसेस कॉस्टिंग लगना ही नहीं चाहिए उस इंडस्ट्री में। तो यहाँ पर हो जाएगा बाई प्रोसेस 2, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, वो वाले कंसेप्ट में, क्योंकि ये देखो ये रिसीवर है, प्रोसेस 2 डेबिट टू प्रोसेस 1। अच्छा, अब कितना रिसीव होगा, देखो अगर हम लोग 5,000 यूनिट, देखो रिसीव वही होना चाहिए जो गुड यूनिट होगा, 5,000 में 250 बेकार हो गया, तो रिसीव होना चाहिए 4750। वैसे भी क्वेश्चन मुझे बता रखा है 4750 यूनिट जो है रिसीव हो रहा है इस प्रोसेस में, 4750। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर कॉस्ट कैलकुलेट करना है, तो हर एक प्रोसेस का कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ता है। ये टोटल करने से कितना आएगा, 40 30 70 70 और 27 कितना हो जाएगा, 97,000, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकाला जाता है, देखो मतलब 5,000 यूनिट का अगर 97,000 कॉस्ट है तो एक यूनिट का कितना होगा, लेकिन हमें हमेशा गुड यूनिट का कॉस्ट निकालना चाहिए, क्योंकि जो बिकेगा ही नहीं उसका कॉस्ट निकाल के क्या करे। तो गुड यूनिट कितना है, 4750, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 97,000, ठीक है। और यहाँ से जो रिकवर हुआ कितना, 500, वो लेस हो जाएगा, तो हम लोग का कॉस्ट कम हो गया। ये देखो मैंने लास्ट दिन ना थोड़ा सा लिखवाया था,
ये देखो कैसे निकालना पड़ता है, टोटल कॉस्ट माइनस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा इन टोटल इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट, ठीक है। तो टोटल इनपुट हम लोगों ने कितना दिया था 5000 और नॉर्मल लॉस कितना हुआ 250। एग्जाम में तुम लोग फॉर्मूला लिख लेना। तो रुपीस कितना आएगा चेक करते हैं, देखो करो चेक करो कितना आएगा, और तो बोलो 20.3। मैम 20.32। 20.32 ऐसे आ रहा है, मतलब अप्रोक्सीमेशन में आ रहा है। तो मुझे अगर इसको मैच करवाना है तो पूरा कैलकुलेटर का डेटा लेके करना पड़ेगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, अगर हम लोग ऐसे करते हैं 4750 इंटू 20.32, तो मेरा आ रहा है 96520 जिसको ऐड करने से 500 के साथ 97,000 नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने तुम लोग को एक प्रोसेस बताया था, अभी फिर बताते क्या करना है हम लोग को। देखो हम लोग को ऐसे डिवाइड करना है, 97,000 माइनस 500 कैलकुलेटर पे करना है, 96,500 डिवाइडेड बाई 4750, जितना भी कैलकुलेटर पे आएगा पूरा डेटा रख लेना है। यहां से लिखोगे तब लिखो 20.32, ठीक है। लेकिन जब कैलकुलेट करना है तब ये पूरा डेटा रहेगा, कुछ भी इससे मत हटाओ, इनटू कर दो 4750। तो तुम लोग को जो आंसर मिलेगा ना वो लिखने से आंसर मैच होता है, अदरवाइज मैच नहीं होगा। तो 96,500 मतलब हम लोगों को कैलकुलेटर की स्क्रीन में जितना सारा डेटा दिख रहा है सारा डेटा लिख के तभी मल्टीप्लाई करेंगे तो मैच होगा, नहीं तो मैच नहीं होगा। तो ये मेरा कितना आ गया 97,000, ठीक है। तो हमें कॉस्ट पर यूनिट किसका निकालना चाहिए, जो मेरा गुड यूनिट है, ठीक है। तो मेरा गुड यूनिट कितना है 5000 तो नहीं है, उसमें से कितना लेस हो गया 250, तो मेरा गुड यूनिट कितना है, तो इसीलिए उसका कॉस्ट निकाल रहे हैं। अब क्योंकि ये मार्केट में बिका स्क्रैप तो फिर मेरा कॉस्ट भी रिड्यूस हो गया 500 रुपीज से, तो ये आंसर आ गया। बोलो ये समझ में आया? ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वाला पॉइंट में जाते हैं जो कि हम लोग का एग्जाम्पल 3 है, एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। तो पहले हम एक काम करते हैं, एबनॉर्मल लॉस कब होता है वो लिखवा देते हैं, ठीक है। तो एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या हो जाएगा बोलो तो, बोल सकते हो एबनॉर्मल लॉस क्या होगा? बोलो एबनॉर्मल लॉस का मतलब एस्टिमेटेड लॉस से अगर ज्यादा हो गया उसको बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस। जैसे मुझे पता है कि मेरा अगर 10 पीस फ्रूट है तो 2 पीस फ्रूट मेरा खराब हो जाता है डेली, लेकिन किसी दिन अगर मेरा 7 पीस फ्रूट खराब हो गया तो मेरा वो क्या हो गया एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। तो एबनॉर्मल लॉस का मतलब है कि एक्सपेक्टेड से ज्यादा हो जाने से उसको हम लोग क्या बोलेंगे एबनॉर्मेलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो पहले कि ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, treatment of abnormal loss। लिखो if actual loss found at the end is more than the loss expected at the beginning। क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो हमें स्टार्टिंग में ही पता होता है हर एक बिजनेस का क्या लॉस हो सकता है, ठीक है। तो अगर मेरा बिगिनिंग में ही उस जो लॉस होना चाहिए था उससे ज्यादा हो गया, the excess loss is known as abnormal loss। Excess loss is known as abnormal loss। Full stop। It is recorded on the credit side of, अब लॉस है तो नॉर्मल लॉस भी क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होता है, तो ये भी क्रेडिट साइड ही होगा। इट इज रिकॉर्डेड, ये देखो ना अभी तो नॉर्मल लॉस रिकॉर्ड किया, किधर किया क्रेडिट साइड में किया, एबनॉर्मल लॉस भी क्रेडिट साइड में ही आएगा। इट इज रिकॉर्डेड एट द क्रेडिट साइड ऑफ, क्रेडिट साइड ऑफ नहीं एट लिख दो, एट द अमाउंट, क्रेडिट साइड एट द अमाउंट which is computed below।
ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस इक्वल, अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस मैंने शॉर्ट में लिखा है, इक्वल कैसे करके निकालेंगे कि एबनॉर्मल लॉस का कॉस्ट कितना है, जितना सारा यूनिट, जैसे देखो किसी भी चीज का अगर कॉस्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, यूनिट इनटू उसका कॉस्ट पर यूनिट, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, नंबर ऑफ, क्या लिखना चाहिए, यूनिट्स ऑफ एबनॉर्मल लॉस, जितना सारा एबनॉर्मल लॉस हुआ है 10 यूनिट 12 यूनिट 15 यूनिट, इनटू क्या हो जाएगा, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट। नॉर्मल आउटपुट को प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट लगा वही लगेगा, क्योंकि सोचो एक चीज कि मैंने जो भी फ्रूट्स खरीदा तो जो खराब हो गया उसको भी जितने रुपए में खरीदा था, जो मैंने बेचा उसको भी उतने ही रुपए में मैंने खरीदा था। ठीक है, ऐसा थोड़ी कि कम या ज्यादा, अगर मान लो मैंने एक एक जो है ऑरेंज 10 रुपए पर पीस खरीदा था, उसमें से जो वाला ऑरेंज सड़ गया वो भी 10 रुपए वाला ही था, जो बिक गया वो भी 10 रुपए वाला ही था। तो एबनॉर्मल लॉस जो मेरा होगा उसका कॉस्ट फिर कैसे निकालेंगे, जो मेरा गुड यूनिट है उसका जो कॉस्ट है, एबनॉर्मल लॉस जो हुआ उसका भी कॉस्ट उतना ही होगा। ठीक है, अच्छा अब हम लोग इस पे क्वेश्चन करके देखते हैं क्या बोला है, एबनॉर्मल लॉस को कैसे कैलकुलेट करना है। बोल रहा है ए प्रोडक्ट passes through process 1 and process 2, material issued to process 1 40,000, wages मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बताए, सेम है क्वेश्चन, अलग अलग कंसेप्ट दिया है। नॉर्मल लॉस 5% है, 4550 unit of output were produced and transfer out from process 1, there were no opening stock, input material issued to process where 5000 units, scrap was realized value at 2 per unit. ठीक है, you are required to prepare process 1 account, value of normal loss, abnormal loss and unit transfer to process 2। हम लोग को normal loss का वैल्यू निकालने बोला है, abnormal loss का निकालने बोला है, प्रोसेस 2 में कितना जाएगा वो निकालने बोला है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये मेरा पहला प्रोसेस 1 है, ठीक है, इसमें इनपुट कितना जा रहा है 5000, ठीक है। अब इसमें मुझे पता है लॉस होगा ही होगा, कितना लॉस होगा, यहाँ पर बोला था ये देखो 5%, ठीक है, तो 5000 का अगर हम लोग 5% करेंगे तो यहाँ पर आएगा 250, अभी थोड़ी देर पहले किया था। तो मुझे आउटपुट कितना मिलना चाहिए जो हम लोग ट्रांसफर कर देंगे प्रोसेस 2 में, 5000 माइनस 250, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4750, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो बोल रहा है कि हम लोग प्रोसेस 2 में ये देखो 4550 यूनिट ऑफ आउटपुट वेयर प्रोड्यूस्ड, लेकिन मेरे हिसाब से प्रोड्यूस्ड कितना आया 4750 आना चाहिए, लेकिन सच में कितना प्रोड्यूस्ड हुआ है इतना, एंड ट्रांसफर आउट फ्रॉम प्रोसेस 1, प्रोसेस 1 से ट्रांसफर आउट हुआ है कहां पर प्रोसेस 2 में। तो हम तो बोल रहे हैं कि इतना होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में ये हुआ है, ठीक है। तो अब एंटिसिपेटेड लॉस के अकॉर्डिंग तो मेरा आउटपुट इतना होना चाहिए, बट मेरा आउटपुट कम हो गया और भी, कितना 4550, ये मेरा है एंटिसिपेटेड आउटपुट, ठीक है, और ये है मेरा एक्चुअल आउटपुट। तो इसका मतलब मेरा और भी लॉस हुआ होगा क्योंकि मेरा ये इससे कम हो गया। अब ये लॉस को क्या कंसीडर करेंगे, ये तो 250 को भी क्रॉस कर जा रहा है, तो फिर ये क्या क्या हो जाएगा एबनॉर्मल लॉस, तो कितना यूनिट होगा माइनस करो 200, ठीक है, तो 200 हम लोग का एबनॉर्मल लॉस होगा। तो हम लोग को ये नॉर्मल लॉस का वैल्यू निकालना है, एबनॉर्मल लॉस जो है उसका वैल्यू निकालना है, कितना यूनिट ट्रांसफर होगा वो तो क्वेश्चन बता ही दिया है 4550। वो अगर क्वेश्चन नहीं बताएगा तो हम लोग ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि हम लोग का एबनॉर्मल लॉस का यूनिट कितना, ठीक है। तो बनाओ प्रोसेस 1 बनाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, प्रोसेस 1, प्रोसेस 1, और डेटा देखो सेम है, अभी जो क्वेश्चन किया ना वही वाला डेटा है, पर्टिकुलर्स, यूनिट, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, यूनिट, अमाउंट। तो सबसे पहले मेटेरियल लिखेंगे, टू मेटेरियल, यूनिट वही है 5000 और यहाँ पर 40,000, सेम है क्वेश्चन, सारा एग्जाम्पल सेम डेटा पे बेस्ड है। वेजेस 30,000, टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 27,000 by normal loss 5000 into 5%,
250 और ये मार्केट में सेलेबल भी है @2 करके, तो ये कितना हो जाएगा 500। ये यहाँ पर ही लिख दिया, यहाँ लिखा जा सकता है, बस नॉर्मल लॉस को पूरा स्पेलिंग करके लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस टू, ये मुझे बता दिया है, ठीक है। बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस टू मुझे बता दिया है 4550, ये मुझे क्वेश्चन में ही गिवन है, ये देखो 4550, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है, देखो मैंने अगर 5000 यूनिट इनपुट दिया था और उसमें अगर मेरा 250 ही लॉस होना है, तो उसके हिसाब से मुझे आउटपुट कितना मिलना चाहिए 4750, लेकिन मिला कितना 4550, तो इसका मतलब मेरा एबनॉर्मल लॉस कितना हो गया 200। तो एबनॉर्मल लॉस भी मेरा क्या है, डेबिट आइटम हो गया, तो ये भी इधर ही आएगा, बाई क्या लिखेंगे एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। अब हम लोग को करना क्या है, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू निकाल के दिखाना है, ठीक है। तो चलो इसका टोटल करते हैं, कितना हो जाएगा 97,000। तो वैल्यू कैसे निकलता है, कॉस्ट पर यूनिट पे, तो कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे तो कितना निकलेगा बोलो, क्या क्या लिखेंगे, 97,000 का खर्चा किया था, लेकिन 500 रिकवर हुआ, तो मेरा कॉस्ट कम हो गया, ठीक है। डिवाइडेड बाय मुझे गुड यूनिट लेना है, तो मेरा गुड यूनिट कितना है 5000 माइनस 250, 200 माइनस नहीं करना है, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस माइनस नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, देखो हम बताते, पहले इसको कैलकुलेट कर लो, हम बताते क्यों एबनॉर्मल लॉस माइनस नहीं करना। ये आएगा 96,500, फिर ये आ जाएगा हम लोग का 4750 यूनिट, यानी कि कितना आ जाएगा, वही कुछ 20, वही वाला आएगा शायद, पहले वाला जो है 96,500। प्रथम क्वेश्चन में মতোই আসার কথা 20.31, ठीक है 20.31। 20.31, अच्छा यहाँ पर अब क्या करना है तुम लोग को, फिर से वही कैलकुलेटर पे जो डेटा है पूरा रखो, इनटू कितना करोगे, ये दोनों का ही इसी रेट पे निकालना है, इनटू 200 कितना हो जाएगा 4063, ठीक है लिखो 4063। ये कितना करके निकालेंगे, जो कॉस्ट पर यूनिट है उतना से ही निकालना है 20.31। अब इसका कैलकुलेटर में कैसे करोगे, दोबारा डिवाइड, मतलब फिर से कैलकुलेट मत करो, डिवाइडेड बाय 200 कर दो, मल्टीप्लाइड बाय 200 था, डिवाइडेड बाय 200, फिर से वही डेटा मिल जाएगा, इंटू 4550, देखो कितना आ गया 92,430। इसको कितना लिखे 437 लिखे या 6 लिखे, देखते हैं जिसमें मैच होगा वही लिखेंगे, ठीक है। तो 92,437 ही पहले लिख के देखते हैं कितना आ जाता है, मैच हो जाएगा 7 3 10 है मैच, अच्छा 97,000 और इधर कितना आ जाएगा 5,000, ठीक है। तो एबनॉर्मल लॉस तो मैंने अभी लिखवाया, कैसे वैल्यू करना है उसका, यूनिट इंटू कॉस्ट पर यूनिट, और जो ट्रांसफर होगा वो तो यूनिट इंटू कॉस्ट पर यूनिट होगा ही होगा, ठीक है। अब एबनॉर्मल लॉस क्यों नहीं लेना है, देखो अगर तुम लोग यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस को भी माइनस कर देते तो ये 4750 की जगह कितना हो जाता 4550, ठीक है। तो फिर कॉस्ट कितना आता देखो 96,500 डिवाइडेड बाई 4550, कितना कॉस्ट आ गया 21.20। तो ज्यादा आया कि कम आया बोलो, ज्यादा आ गया, ठीक है। अब मुझे एक चीज बोलो, अब ये तो मेरा कॉस्ट है, जब हम प्रोडक्ट को बेचेंगे इस पे क्या लगाएंगे प्रॉफिट, इस पे भी क्या लगाएंगे प्रॉफिट, इस प्राइस पे भी मुझे प्रॉफिट ही लगाना है, इस पे भी लगाएंगे तो प्रॉफिट ही लगाएंगे, लेकिन इस पे प्रॉफिट लगाएंगे तो इसका सेलिंग प्राइस बढ़ेगा नहीं कंपेयर टू दिस वन, ठीक है। अब मुझे एक चीज बोलो, नॉर्मल लॉस सभी का होना आम बात है, लेकिन क्या एबनॉर्मल लॉस सभी का होता है, नहीं। जैसे कि एबनॉर्मल लॉस का मतलब मान लो चोरी हो गया, आग लग गया, ठीक है, इस तरीके का चीज। अगर आज मेरे दुकान में चोरी हो गया, कल क्या हम सामान जो है 10 रुपए वाला चीज 15 रुपए करके बेचेंगे, कोई लेगा नहीं लेगा। तो एबनॉर्मल लॉस को कस्टमर के ऊपर चार्ज नहीं कर सकते, इस वजह से एबनॉर्मल लॉस का यूनिट मुझे लेस नहीं करना है, क्योंकि वो करने पे मेरा कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। लेकिन नॉर्मल लॉस सेम सेक्टर के बिजनेस में सभी का होता है, इसीलिए नॉर्मल लॉस कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर 250 लेस करना अलाउड है। नॉर्मल लॉस को लेस कर सकते हो, एबनॉर्मल लॉस को कभी लेस हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा चलो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
एबनॉर्मल गेन वाला पॉइंट दिया है, ठीक है, चलो एबनॉर्मल गेन बताते हैं। एबनॉर्मल गेन पहले लिखवा देते फिर बताता हूँ। लिखो एबनॉर्मल गेन। प्रैक्टिकली बहुत ही कम होता है, क्योंकि एबनॉर्मल गेन होना उतना आसान बात नहीं है कि मैंने सोचा था 10 यूनिट प्रोड्यूस्ड होगा 15 यूनिट हो गया, ऐसा नहीं होता है। फिर भी हमारे क्वेश्चन में है तो हम लोग देखेंगे। इफ एक्चुअल लॉस फाउंड एट द एंड इज लेस देन द लॉस expected at the beginning। तो गेन होने का मतलब है मैंने जितना लॉस सोचा था उससे कम होगा लॉस, तभी ना गेन होगा। द डिफरेंस इज नोन एज एबनॉर्मल गेन। मैंने ए डॉट जी लिख दिया। इट इज रिकॉर्डेड टू द डेबिट साइड ऑफ प्रोसेस अकाउंट। Such entry is to be recorded at the end, sorry, at the amount in nahi, at the amount which is computed below, which is computed below। अच्छा, ये कैसे कैलकुलेट होगा? अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल गेन इक्वल नंबर ऑफ यूनिट ऑफ एबनॉर्मल गेन। जितना सारा एबनॉर्मल गेन होगा, जितना यूनिट इनटू क्या हो जाएगा, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट। अच्छा, तो एबनॉर्मल गेन कब होगा? जितना हम लोगों ने लॉस सोचा था, अगर लॉस उससे कम हो गया तो मेरा क्या हो सकता है? एबनॉर्मल गेन हो सकता है। ठीक है, अब उसको किधर रिकॉर्ड करना है? गेन हुआ तो मेरा एंट्री क्या होगा? टू एबनॉर्मल गेन होगा। अगर टू एबनॉर्मल गेन हो रहा है तो रिकॉर्ड डेबिट साइड में होगा, मतलब लेजर में डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। सच एंट्री को कैसे हम लोग कौन से अमाउंट से रिकॉर्ड करेंगे? तो एबनॉर्मल गेन जो प्रोडक्शन होगा वो तो उसी प्रोसेस में होगा, तो उसका एक एक यूनिट का जो कॉस्ट है वही मेरा कॉस्ट पर यूनिट से ही होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब हम लोग इसका क्वेश्चन जो है वो एक बार देखते हैं। देखो क्या बोला। बोला है ए प्रोडक्ट passes through process 1 and process 2, material 40,000। सेम क्वेश्चन है। वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, नॉर्मल लॉस 5% है। 4850 यूनिट्स ऑफ आउटपुट वेयर प्रोड्यूस्ड एंड ट्रांसफर आउट फ्रॉम प्रोसेस 1। तो ये मेरा क्या है? आउटपुट है। ठीक है, अब कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है। इनपुट रॉ मटेरियल इशूड टू प्रोसेस 1 5000। अगर हम लोग 5000 इनपुट दिए थे, 5% लॉस होने वाला था, तो 250 लॉस। तो मेरा आउटपुट कितना होना चाहिए? वही 4750, लेकिन हुआ कितना? 4850। तो फिर कितना गेन हुआ? 100। ठीक है, गेन कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, तो 100 का मुझे वैल्यूएशन भी करके दिखाना है। स्क्रैप जो है वो 2 रुपए में रियलाइज हुआ है। प्रोसेस 1 अकाउंट बना के दिखाना है। वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और गेन दिया है। हमें खुद से ढूंढना है कि लॉस होगा कि गेन। वो तो हम लोगों ने देखा गेन होगा। ठीक है, और कितना यूनिट प्रोसेस 2 में ट्रांसफर होगा। ठीक है, चलो करो। सेम क्वेश्चन है, बस एबनॉर्मल गेन इस पे ऐड कर दिया। एग्जाम्पल नंबर 4, प्रोसेस 1 अकाउंट। टू मटेरियल 5000 यूनिट और कॉस्ट है 40,000।
2 wages 30,000, 2 manufacturing overhead 27,000 by normal loss 5,000 into 5% at the rate of 2, यूनिट में 250 और अमाउंट में 500। और एक चीज हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है, ट्रांसफर कितना होगा प्रोसेस 2 में, बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 4850 ट्रांसफर होगा बोल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा एक्स्ट्रा अमाउंट आ रहा है, तो एबनॉर्मल गेन इधर लिखना पड़ेगा क्रेडिट साइड में, तो एबनॉर्मल गेन हो जा रहा है 100। तो ये हो गया 5100 और इधर भी 5100। अब हम लोग को इसका भी वैल्यू निकालना है, इसका भी वैल्यू निकालना है, दोनों कॉस्ट पर यूनिट से निकलेगा। तो निकालो कॉस्ट पर यूनिट। टोटल कॉस्ट कितना है, तो टोटल कॉस्ट को भी इधर मत लिखो क्योंकि इधर ऐड होके बढ़ेगा, लेकिन अभी हमें यही वाला वैल्यू लिखना है। तो ये कितना हो जाएगा 97 ही तो हो रहा है ना, तब से सेम क्वेश्चन है। माइनस कितना करोगे 500 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 5000 माइनस 250, ठीक है। तो वही सेम वैल्यू आ जाएगा ₹20.32 पर यूनिट। अच्छा, अब जैसे कि हम लोगों ने कैलकुलेटर पे सीखा वैसे ही करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग को कैसे करना पड़ेगा, 97 मतलब 96,500 डिवाइडेड बाई कर लेंगे कितना 4750, ये जितना भी आया 20.31 इंटू कितना हो जाएगा 4850। कितना लिखना पड़ेगा, कितना आ रहा है देखो 95,531.5 है, तो 98,532 कर दो, ठीक है 98,532। और इधर 100 है तो फिर इसको डिवाइडेड बाय कर दो 4850, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आया इनटू 100 कर दो, ठीक है। तो देखो 2031.5 है तो 2032 कर दो तो मैच हो जाएगा, ठीक है। होना तो चाहिए, अब देखते हैं। यहाँ 97,000 प्लस ये कितना हो जाएगा 98 था, 97 प्लस 2 99,032 और इधर कितना आ रहा है देखो 99,032। हुआ ना मैच। अगर पूरा डेटा लेके करोगे तो ही मैच होगा, नहीं तो मैच करने के लिए फिर ढूंढना पड़ेगा, ऐसे करके मैच कर ही नहीं सकते हो, कुछ ना कुछ कम ज्यादा रह ही जाएगा। तो जब भी मैच करना है पूरा कैलकुलेटर का डेटा लेके मैच करना। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पर मान लो तुम लोग को बोला कि नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाओ और एबनॉर्मल गेन, इस क्वेश्चन में नहीं बोला है लेकिन हम बोल रहे हैं, मान लो बोला कि नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाओ और एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाओ, कैसे बनाओगे। तो लेजर बनाओ, देखो कैसे होता है। एक नॉर्मल लॉस अकाउंट छोटा छोटा अकाउंट बनेगा, पहले क्रॉस पोस्टिंग कर लो, वो तो कर ही लोगे, क्रॉस पोस्टिंग करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एबनॉर्मल गेन अकाउंट सपोज की क्वेश्चन में बोल दिया है ये। अच्छा, इसमें भी क्या क्या लिखोगे, वही यूनिट और अमाउंट और पर्टिकुलर, ठीक है। हम पर्टिकुलर नहीं लिख रहे। तो सबसे पहले क्रॉस पोस्टिंग में क्या लिखोगे बोलो। बोलो क्रॉस पोस्टिंग करके क्या लिखोगे, यहाँ से तो क्रॉस पोस्टिंग भी तो होगा। नॉर्मल लॉस से की लिख रहे, अरे एबनॉर्मल गेन की लिख है 2 प्रोसेस 1 और उठाते हाँ। पहले लिखो 2 प्रोसेस 1, पहले हम लोग क्रॉस पोस्टिंग करेंगे ना, वहां से 2 प्रोसेस 1 यूनिट में कितना लिखोगे 250 और अमाउंट में कितना 500। अच्छा, इधर क्रॉस पोस्टिंग जब होगा बाई प्रोसेस 1, ठीक है। यहाँ यूनिट में कितना लिखेंगे 100 था और वैल्यू था 2032, ठीक है। अब ये अकाउंट कैसे क्लोज होता है, तो देखो अगर मेरे बिजनेस में लॉस भी है गेन भी है तो मुझे क्या करना चाहिए, मेरे गेन से मेरे लॉस को
कम कर देना चाहिए, ठीक है। मेरा गेन भी हुआ है, हम बोल रहे हैं मेरा 12 रुपए का गेन है लेकिन 2 रुपए का लॉस है, तो मुझे कोई एक ही चीज ना बोलना पड़ेगा, या तो मेरा गेन है या तो मेरा लॉस है। तो अगर मेरा गेन ज्यादा है, मेरा 12 रुपए का गेन है और मान लो 2 रुपए का लॉस है, तो मेरा नेट क्या है, गेन की लॉस, गेन कितना, 10 रुपीज, ठीक है। तो यहां भी हम लोग वही करेंगे, दो चीज नहीं बोलेंगे, हम लोग इसको नेट करेंगे। तो अब देखो मेरा गेन कितना है, यूनिट बताओ, गेन कितना है 100 यूनिट, लॉस कितना है 250 यूनिट। तो हम कितना लॉस जो है गेन से एडजस्ट कर सकते हैं, 100 यूनिट, है ना। फिर से सुनो, मेरे पास 100 यूनिट का गेन है और मेरे पास 250 यूनिट का लॉस है, तो हम मैक्सिमम कितना लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं। जैसे 12 रुपए का गेन है, 2 रुपए का लॉस है, तो कितना लॉस सेट अप करेंगे, 2 रुपए, ठीक है, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते। तो इसका मतलब यहाँ पर हम कितना लॉस सेट अप कर सकते हैं, जितना गेन है, क्योंकि गेन मेरा कम है तो हम 100 यूनिट ही सेट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम अपना लॉस को सेट ऑफ करेंगे तो मेरा लॉस कम होगा कि ज्यादा होगा, कम होगा, ठीक है। तो लॉस डेबिट होता है, कम होने से क्या होगा, क्रेडिट। और ये लॉस को कम करने के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, गेन। तो मेरा गेन अगर कम हो जाएगा तो गेन तो क्रेडिट होता है, गेन कम हो जाने से गेन क्या हो जाएगा, डेबिट। गेन का यूज करेंगे तो गेन डेबिट हो जाएगा, ये एंट्री होगा। एबनॉर्मल गेन अकाउंट डेबिट टू नॉर्मल लॉस, तो इसका मतलब एबनॉर्मल गेन में क्या लिखना है, टू नॉर्मल लॉस। अमाउंट हम बताते हैं क्या होगा, पहले एंट्री समझ लो। और यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे, नॉर्मल लॉस में क्या लिखेंगे, बाई एबनॉर्मल गेन, ठीक है। एंट्री समझ में आया कि हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली नॉर्मल लॉस के, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन में सेट ऑफ करेंगे, ठीक है। सेट ऑफ कर दिया, अब कितना सेट ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि मेरा लॉस ज्यादा है गेन कम है, तो जितना सा गेन है उतने से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। अब यूनिट कितना लिखेंगे, 100, क्योंकि मैंने तो अभी तुम लोगों से पूछा, तुम लोगों ने भी बोला कि 100 यूनिट ही हम लोग सेट ऑफ कर सकते हैं। अब यहाँ पर कौन सा अमाउंट लिखना चाहिए। अब मुझे एक चीज बोलो, ये जो एबनॉर्मल गेन है, ये रिकवरी कैसे देगा, मार्केट में बिक के ही रिकवरी देगा। अब मुझे बोलो कि लॉस जो है, जो स्क्रैप है, वो कितने में बिक रहा था इस क्वेश्चन में, 2 रुपीज। तो 2 नॉर्मल लॉस भी rupees. 2, हाँ, नॉर्मल लॉस भी 2 में बिकेगा और एबनॉर्मल भी कितने में बिकेगा, 2 में ही बिकेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर इसका वैल्यू कितना करके लगाएंगे, 2। तो देखो कितना हो रहा है, सबका नेटवर्क इश्यू चल रहा है। हाँ देखो 2, तो लगाओ कितना होता है, 200, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये भी 200, ठीक है। अच्छा, अब देखो मेरा यहाँ पर नॉर्मल लॉस का कंसेप्ट देखो, मेरा 250 यूनिट लॉस हुआ था, जिसका वैल्यू कितना था 500। अब मेरा इसमें से हम 100 यूनिट का लॉस कम कर देंगे, ठीक है। और वो कितने में वैल्यू में कम हुआ, 200। लेकिन क्या मेरा सारा लॉस खत्म हो गया, नहीं, कितना लॉस अभी भी बचा है, 150। तो इधर 150 लिखेंगे। अब इसको कहाँ चार्ज करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे बाई, ये बिक जाएगा क्योंकि मेरा पूरा नॉर्मल लॉस मार्केट में सेलेबल है, तो इसको क्या लिखेंगे, बाई बैंक बोलेंगे, सेल प्रोसीड। तो लिखो कितना होता है, 2 इंटू करो, इसमें 2 रुपीज करके बिकेगा, कितना हो जाएगा 300। अच्छा, और एबनॉर्मल गेन देखो, मेरा 100 यूनिट का एबनॉर्मल गेन था, जो नॉर्मल लॉस के साथ इतना सेट ऑफ हो गया, ठीक है। और बाकी मेरा एबनॉर्मल गेन जो बच गया वो कितना आ रहा है, यूनिट तो मेरा मैच हो गया। इधर टोटल करोगे, देखो इधर टोटल करोगे लेजर का 2032, इधर टोटल करोगे कितना आएगा, कितना बैलेंस आ रहा है देखो, 1832, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, तो ये मेरा क्या है, गेन है कि लॉस है, ये जो बच गया ये मेरा क्या है, वैल्यू में गेन है। तो इसको कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर कर देंगे, जैसे हम लोग नॉर्मल अकाउंट्स में पीएल में ट्रांसफर करते हैं गेन को, यहाँ पर कॉस्ट का है तो इसे हम लोग कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो क्या कंसेप्ट हो गया, सबसे पहले एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस को सेट ऑफ करेंगे। तो ये तो क्रॉस पोस्टिंग था, ये देखो ये जो था, ये वाला और ये वाला हम लोग का ऊपर से क्रॉस पोस्टिंग था। फिर हम लोगों ने ये फाइंड आउट किया कि कितना यूनिट हम लोग सेट ऑफ कर सकते, ठीक है। और उसका वैल्यू कितना करके आएगा,
क्योंकि हम लोग अपने नॉर्मल लॉस को कम कर रहे हैं, उसका वैल्यू तो 2 रुपए करके था, तो यहाँ भी 2 रुपए में गया, ये भी 2 रुपए में गया, इसी का ये क्रॉस पोस्टिंग हो गया एंट्री का, जो मैंने तुम लोग को दिखाया, एबनॉर्मल गेन टू नॉर्मल लॉस, ठीक है। 200 200 उसका पुट कर दिया। उसके बाद इधर जो बचा नॉर्मल लॉस बिक जाएगा और एबनॉर्मल गेन कॉस्टिंग पीएल में रह जाएगा, ठीक है, वैल्यू में रह जाएगा, यूनिट खत्म हो चुका। तो अगर कभी हमें बनाने बोले तो ऐसे हम लोग बना सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट देख, ये एग्जाम्पल 4 हो गया। अब हम लोग इलास्ट्रेशन 2 करते हैं। देखो इसमें क्या बोला है, ए प्रोडक्ट पासिस थ्रू 3 प्रोसेस, द आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस इज ट्रीटेड एज द रॉ मटेरियल ऑफ द नेक्स्ट प्रोसेस टू विच इट इज ट्रांसफर्ड। तो तभी प्रोसेस कॉस्टिंग है कि एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट होगा। एंड आउटपुट ऑफ द थर्ड प्रोसेस इज ट्रांसफर टू द फिनिश स्टॉक, मतलब 3 प्रोसेस लगेगा, उसके बाद फिनिश स्टॉक बन जाएगा। मेटेरियल बता दिया है, तीनों प्रोसेस का कितना होगा, लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ठीक है। अच्छा, फिर आगे क्या बोला है देखो, 10,000 unit have been issued to process 1 and after processing the output of each process is as under। बोल रहा है कि प्रोसेस 1 में इतना यूनिट इनपुट दिया गया था, उसके बाद जो आउटपुट आया तीनों प्रोसेस से इतना इतना आया। नॉर्मल लॉस हर प्रोसेस में बता दिया है कितना होने वाला था। नो स्टॉक ऑफ मटेरियल और WIP वाज लेफ्ट एट द एंड, कोई भी WIP वगैरह नहीं है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड आर्टिकल्स, मतलब हमें बोला है कि जो फिनिश गुड्स बनेगा उसका कॉस्ट निकालो, मतलब प्रोसेस 3 का कॉस्ट पर यूनिट निकालने से ही पता चलेगा। लेकिन प्रोसेस 3 का कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए तो मुझे प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 भी करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोसेस 2 का आउटपुट प्रोसेस 3 का इनपुट होगा और प्रोसेस 2 में जो आएगा वो प्रोसेस 1 से आएगा। तो मुझे तीनों को ही कैलकुलेट करके दिखाना चाहिए, ठीक है। चलो तीनों को ही कैलकुलेट करके दिखाते। इलास्ट्रेशन 2, प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 प्रोसेस 3। देखो बोल रहा है सबसे पहले मेटेरियल प्रोसेस 1 में 40,000, तो 2 मेटेरियल 40,000, फिर 2 लेबर 6,000, फिर 2 मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 10,000, फिर प्रोसेस 2 का बताया, तो ये लिख लेते जो डेटा दिख रहा है पहले, ठीक है। फिर 2, लेकिन प्रोसेस 2 में एक लाइन जगह रख के तुम लोग को लिखना है, उसका ट्रांसफर आएगा ना इधर, तो एक लाइन ऊपर जगह रख दो, ठीक है। 2 प्रोसेस 1 बोल के पहले आएगा यहाँ पर, 2 प्रोसेस 1 बोल के आएगा, वो कैलकुलेट करने से पता चलेगा। फिर 2 मेटेरियल 20,000, 2 लेबर 4,000, 2 मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 10,000, 2 लेबर 4,000, 2 मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड
10,000। इसके बाद प्रोसेस 3 वाला लिख लेते हैं। 2 प्रोसेस 2, फिर 2 मटेरियल, 2 लेबर, 2 मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। मटेरियल 10,000, लेबर 1,000, और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 15,000। ठीक है, ये प्रोसेस 3 का डेटा लिख लिया मैंने। 10,000, 1,000 और 15,000। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या बोला। 10,000 यूनिट हैव बीन इशूड टू प्रोसेस 1। ठीक है, तो प्रोसेस 1 में मेटेरियल जहां लिखे वहां पर हम लोग को कितना लिखना पड़ेगा? 10,000 यूनिट। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या बोला है? आफ्टर प्रोसेसिंग आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस, प्रोसेस 1 का आउटपुट बोला है 9750। तो यहाँ पर हम लोग लिख ले बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस 2। प्रोसेस 2 में चला जाएगा प्रोसेस 1 का आउटपुट, जो कि 9750 होना चाहिए, क्वेश्चन हमें बता रहा है। ठीक है। और नॉर्मल लॉस बोला है 2%, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय नॉर्मल लॉस। तो 2% यानी 10,000 का 2% कितना हो जाएगा? कत हो गए? 200। 200। अच्छा, अब इसका कोई स्क्रैप नहीं बोला था क्वेश्चन में, तो ये स्क्रैप यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट वाला भी लिख लेते हैं। बोला है कि प्रोसेस 2 में ये आउटपुट आएगा 9400, तो लिखो यहाँ पर बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस 3 9400, और बाय नॉर्मल लॉस, वो अभी हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे जब तक यूनिट नहीं लिख लेते हैं। ठीक है। और ये 5% बोला है, चलो डेटा लिख लेते हैं, फिर क्वेश्चन नहीं देखना पड़ेगा, इनटू कर देंगे जो वैल्यू आएगा। और ये लास्ट वाला 8,000 और 10%, इसमें भी स्क्रैप नहीं बोला, 8,000 और 10%, तो बाय ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक हो जाएगा ये वाला। हाँ, फिनिश स्टॉक यही लास्ट वाला है। फिनिश्ड स्टॉक या फिनिश्ड गुड्स लिख सकते हैं। 8,000 बोला है और नॉर्मल लॉस 10% बोला है, तो बाय नॉर्मल लॉस 10% इंटू यहाँ पर जितना भी इनपुट यूनिट आएगा। ठीक है, सारा डेटा हम लोगों ने लिख लिया। अब हम लोग को सिर्फ क्वेश्चन करना पड़ेगा, मतलब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो देखो 10,000 इधर है, इधर कितना आ रहा है 200 नॉर्मल लॉस, तो इसका मतलब आउटपुट कितना आना चाहिए था? 9800, लेकिन 9750 है, मतलब क्या आएगा? एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, कितना आ जाएगा देखो, 10,000, इधर भी 10,000 होना चाहिए, तो ये माइनस करने से ही पता चलेगा 200। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस आ गया 200। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। 200 ना, मत भूल लो, भूल लो, 50 হচ্ছে। 50 हाँ, 50 होगा, 200 नहीं 50 होगा, कैलकुलेशन मैंने गलत किया। अच्छा, अब हम लोग निकालेंगे कॉस्ट पर यूनिट, तभी तो वैल्यू कर पाएंगे कॉस्ट पर यूनिट। तो कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालोगे, बोलो कितना लिखोगे? ये टोटल 56,000। हाँ, 56,000। 56,000 माइनस अभी 0 हो जाएगा क्योंकि इसका कोई स्क्रैप नहीं है, डिवाइडेड बाय नॉर्मल यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस, यानी कि 200। तो कितना आ जाएगा? 56,000 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 10,000 माइनस 200, 9,800 होगा शायद, देख लो। हाँ, मैंने ऐसे ही ओरली करके, उतना ही आएगा। 56,000 डिवाइडेड बाय 9800, तो कितना आ गया?
5.71, तो यहाँ पर लिख दो ₹5.71 पर यूनिट। अब मल्टीप्लाई जब करोगे तो पूरा डेटा लेके करना है, तो 5.714 जितना भी दिख रहा है इंटू 50 एक बार करेंगे तो कितना आ गया 285.7, तो इसको 286 लिखेंगे। और नेक्स्ट फिर इसको डिवाइडेड बाय 50 कर दो, करने से जो डेटा था वो मिल गया, इंटू 9750, 55714 कर देते हैं, जीरो आ जाएगा तब, हाँ 4 ही रखो, वैसे भी पॉइंट के बाद 2 है, तो 55714 प्लस 286 कितना आ गया 56,000। ठीक है, तो हम लोग को पता चल गया कितना ये हो रहा है। अब हम लोग इसको ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पर टू प्रोसेस वन में ट्रांसफर कितना होगा 9750 और 55,714, ठीक है, तो 9750 55,714, तो सबसे पहले नॉर्मल लॉस निकालो, कितना मल्टीप्लाई होगा इधर 9750, देखो कितना आता है 487.5 है, हम इसको 488 कर ले रहे हैं, 0.5 है तो हम इसको 488 कर रहे हैं, लेजर में और पॉइंट नहीं लिख रहे, चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है 488 हो गया। अच्छा, इसका भी कोई स्क्रैप नहीं था। अच्छा, तो फिर मेरा आउटपुट कितना होना चाहिए, देखो 9750 इनपुट दिया, 488 अगर नॉर्मल लॉस था, आउटपुट होना चाहिए 9262, लेकिन आउटपुट कितना दिख रहा है 9400, तो फिर बोलो क्या है, एबनॉर्मल गेन है, ठीक है, एबनॉर्मल गेन इधर लिखेंगे, देखो कितना हो रहा है, माइनस करो, देखो पता चल जाएगा 9400, 138। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे कॉस्ट पर यूनिट, यहाँ पर निकालो कॉस्ट पर यूनिट। थर्टी फोर प्लस 34,000, 55714 प्लस 34,000, 89,714 माइनस जीरो डिवाइडेड बाई 9750 माइनस 488, 9262। नाइन पॉइंट सिक्स एट सिक्स आ रहा है, तो हम इसको 9.69 लिख रहे हैं एक बार यहाँ पर, 9.69 पर यूनिट। अब पूरा कैलकुलेटर का डेटा के साथ मल्टीप्लाई कर लेना, तो एक बार मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 9400, तो ये आ रहा है 910507 है, तो 91051 लिखेंगे, 91051, तो इधर का भी टोटल 91051 और इधर टोटल हो जाएगा 8889, तो इधर का भी वही होता है 8 और 9। उसके बाद 9888, हाँ अब इसका भी कैलकुलेशन करना है, डिवाइडेड बाई 9400 इंटू 138, 1336.7 है, तो 1337 लिख रहे हैं, तो मैच हो जाना चाहिए, देखते हैं कितना होगा, 89,714 तो आया ही था, 89,714 प्लस 1337, 91, हाँ देखो मैच हो गया ना, 9105, ये मैच हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट करने से कुछ भी बचेगा नहीं, मैच हो जाएगा। अब इसको ट्रांसफर करो उधर 9400 91051, 91051 इंटू 10%,
9105 गलत आ गया। ओ 9400 আমি এটা লিখে দিয়েছি 9400। हाँ तो 940 होगा। ठीक है, अमाउंट कुछ नहीं रियलाइज्ड है। अब इसका निकालेंगे कॉस्ट पर यूनिट, लेकिन देखते हैं एबनॉर्मल लॉस गेन कुछ है कि नहीं। तो 9400 माइनस 940, 8460 मिलना चाहिए, मिला है 8000, तो फिर क्या आ गया एबनॉर्मल लॉस। कितना आ रहा है 460। ये टोटल हो जाएगा 10 और 10 25 26 1,17,051 और ये निकाल रहे हैं कॉस्ट पर यूनिट। -0 9400 माइनस 94 8460 यूनिट। $11,705 divided by 8460, 13.835 मतलब 13.84। अच्छा, अब ये मल्टीप्लाई करेंगे पूरा डेटा लेके, इंटू 460 6364 divided by 460 into 8000, 1,10,687, 1,10,687। अब ये 87 लिखने से मैच हो जाएगा। हाँ, हो तो रहा है। 6364 प्लस 1,10,687, 1,17,051। इसमें यही कैलकुलेट करने बोला है। अब देखो इलास्ट्रेशन 3, इसमें क्या बोल रहा है। RST लिमिटेड प्रोसेसेस प्रोडक्ट Z थ्रू टू डिस्टिंक्ट प्रोसेस, प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2। ऑन कंप्लीशन इट इज ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक। दो प्रोसेस है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द करेंट ईयर प्रिपेयर करना है प्रोसेस 1 अकाउंट, प्रोसेस 2, और इस बार में फिनिश स्टॉक अकाउंट भी प्रिपेयर करके देना है। अच्छा, फिर यहाँ पर देखो बोला है प्रोसेस 1 का क्या क्या खर्चा है। रॉ मेटेरियल कॉस्ट पर यूनिट बताया है। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस कितना कितना, नॉर्मल लॉस का परसेंटेज, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कैसे निकालना है बताया है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी बता दिया। रियलाइजेबल वैल्यू है इतना इतना। 6,000 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स वेयर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन कॉस्ट, एज्यूम दैट देयर was no opening or closing stock of WIP। तो हम लोग को यहाँ पर कितना यूनिट सोल्ड आउट हुआ है वो भी बता दिया है, और बोल रहा है कि कोई ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP नहीं है। बस इतना ही बताया है। ठीक है, चलो क्या क्या अकाउंट बनेगा। प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और फिनिश्ड स्टॉक, ये अकाउंट बनेगा। प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, फिनिश्ड स्टॉक था कि गुड्स था। फिनिश स्टॉक।
यूनिट अमाउंट, यूनिट अमाउंट। अच्छा देखो, अब इसमें हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर डेटा पुट करते हैं। चलो सबसे पहले बोला है रॉ मटेरियल यूज्ड प्रोसेस 1 में 7500, तो लिखो टू रॉ मटेरियल 7500, और इसका वैल्यू भी खुद निकालना पड़ेगा। बोला है 60 रुपीज पर यूनिट करके है, तो कैसे निकालेंगे, इंटू 60 कर दो, एट द रेट ऑफ 60 करके है, तो कितना आएगा देखो, 4,50,000। रॉ मटेरियल के बाद यहाँ पर ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 7050, तो वो इधर लिखेंगे, इधर लिखना पड़ेगा बाय प्रोसेस टू बोल के, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 7050, ठीक है। अच्छा फिर बोल रहा है नॉर्मल लॉस 5%, तो बाय नॉर्मल लॉस 5%, मतलब 7500 का 5%, तो देखो कितना होता है, तो 375, ठीक है। अच्छा इसके बाद डायरेक्ट वेजेस बोला है 1,35,750, लिखो टू डायरेक्ट वेजेस 1,35,750। अच्छा इसके बाद देखो डायरेक्ट वेजेस के बाद डायरेक्ट एक्सपेंस 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो लिखो टू डायरेक्ट एक्सपेंस 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस बोला है, यानी 60% इंटू 1,35,750, कितना होगा 81,450। अच्छा डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बाद मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, लिखो टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, यानी कि 20% इंटू 1,35,750, देखो कितना होगा 27,150। फिर यहाँ पर रियलाइजेबल वैल्यू बोला है 12.50, तो यहाँ लगाएंगे एट द रेट ऑफ 12.50, देखो कितना होता है 375 इंटू 12.50, और तो 4687 माने 88 कर देते, अगर पॉइंट नहीं लेंगे तो 88 कर देंगे, पॉइंट लोगे तो फिर वैसे पॉइंट में लेजर में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे, आप नेक्स्ट कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, फिर उसका टोटल करेंगे, ठीक है। चलो कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं, हम यहाँ पर कर रहे हैं, इधर जगह रखा है मैंने, कॉस्ट पर यूनिट स्क्रैप हो गया 4688, और इसका टोटल करना पड़ेगा 4,50,000 प्लस 135,750 प्लस 81,450 प्लस 27,150, 6,94,350, अच्छा 6,94,350 माइनस 4688, 6,89,662, 6,89,622 डिवाइडेड बाय यूनिट, यूनिट हो जाएगा 7,500 माइनस 375, 7,500 minus 375, 7,125 unit, 6,89,622, 96.7 है, तो हम लोग इसको एट द रेट ऑफ 97 लिख लेते, क्योंकि हम लोग को तो वैसे भी पॉइंट पूरा लेके कैलकुलेट करके दिखाना, ये अप्रोक्सीमेट हो गया एट द रेट ऑफ
97 मैंने अप्रोक्सीमेट लिख दिया, चाहो तो पॉइंट पे भी लिख सकते हो, वैसे ये काम तो आने वाला है नहीं, हमें तो पूरा डेटा लेके कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, ये जो डेटा है इनटू, अच्छा मेरा एबनॉर्मल लॉस वॉस नहीं था ना, मैंने तो देखा भी नहीं, 75 हो गई ना, अच्छा मैं देख तो करना एबनॉर्मल लॉस। ये तो ज्यादा हो रहा है ना, ये 7500, यहाँ पर 75 बस। अच्छा तो ये हो जाएगा मेरा ये डेटा इंटू 75, 7259.17 है, तो हम 7259 ही रख रहे हैं क्योंकि उसके बाद पॉइंट है 1, और फिर इसको डिवाइड करते हैं 75 से, इंटू करेंगे 7050, 682362 मतलब 363, 682363। देखो तो मैच हो रहा है कि 4688 प्लस 7259 प्लस 68223 6,94,310 हो रहा है। আমি কি ভুল লিখেছি নাকি? আচ্ছা দেখি এদিকে কত আসছে, 135,750, 81,450, 27,150। इधर तो आ रहा है 6,94,350, इसको तो चेंज नहीं कर सकते हैं, ये तो गिवन हो गया ना, इसको तो चेंज नहीं कर सकते। इधर आ रहा है मेरा ये 7,500 आ रहा होगा, लेकिन ये मैच नहीं हुआ, ये 350 और ये मैच क्यों नहीं हुआ, होना तो चाहिए। এই মাইনাসটা ঠিক করেছি, দেখি আর 6,94,350 minus 4688, 6,89,662 divided by ইউনিটটা কত হচ্ছে মাইনাস করলে 7,500 মাইনাস 375, 7125, 96 point something into 75, 7259.6। अच्छा तो 72, तब कुछ गलत आया था मेरा, 7259.6 आ रहा है, तो इसको हम लोग कितना लिखेंगे, 60, ठीक है। अच्छा मैंने कुछ गलत कैलकुलेशन किया होगा इसलिए मैच नहीं हो रहा है, डिवाइडेड बाय 75 इंटू 7050, 682, 402 होगा, 402 आ रहा है। तो मेरा कुछ डिजिट इधर उधर मैंने गलत कुछ कर दिया होगा इस वजह से। अब देखो अब मैच होना चाहिए, देखते हैं चल, 4688, 7260, 6,82,402, 6,94,350, 6,94,350 हमेशा मैच होगा, अगर हम लोग कैलकुलेटर का पूरा डेटा लेंगे ना तो मैच होगा, अगर कुछ गलत ना किया हो तो हम लोगों ने। अब इसको ट्रांसफर करेंगे 7,050, 6,94,350 टू प्रोसेस 1, 7,050, 6,82,402। अच्छा और क्या क्या जाएगा इसके बाद, देखो प्रोसेस 2 में मटेरियल कुछ नहीं नया गया है, ये जाएगा, ये ट्रांसफर होगा नेक्स्ट प्रोसेस में 6,525, तो इसको हम लोग इधर लिखेंगे। तो नेक्स्ट प्रोसेस तो नहीं है, यही लास्ट प्रोसेस है, तो यही फिनिश स्टॉक में जाएगा, तो बाई फिनिश्ड स्टॉक। अगर कोई और प्रोसेस होता तो हम लोग कर देते। ठीक है, अच्छा देखो कितना हो रहा है, 6,525,
6525, ठीक है। अच्छा, और देखो यहाँ तो कुछ नहीं था, यहाँ ये वाला लिख लिया 10% नॉर्मल लॉस, तो लिखो बाई नॉर्मल लॉस 10%, बाई नॉर्मल लॉस 10% इंटू कितना हो जाएगा 7050, तो कितना आ जाएगा 705, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट वेजेस बताए 1,29,250, तो यहाँ पर लिखते हैं टू डायरेक्ट वेजेस 1,29,250। फिर बोला है डायरेक्ट एक्सपेंस 65% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, 65% इंटू 1,29,250, $84,013, 0.5 आ रहा था तो मैंने 13 कर दिया। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 15% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, लिखो टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 15% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, मतलब 15% इंटू 1,29,250, 19,387.5, 19,388, 19,388 कर दिया मैंने, 0.5 आ रहा था। अच्छा, अब रियलाइजेबल वैल्यू 37.5, मतलब ये वाला इंटू 37.5 या एट द रेट ऑफ 37.5, तो 705 इंटू 37.5, 26,437.5, तो 26,438, 70। अच्छा, इसमें गेन लॉस वो तो चेक कर लेते हैं, पहले टोटल करने लगा। 7050 का इनपुट था, लॉस हो गया है 705, तो मेरा आउटपुट होना चाहिए 6,345, लेकिन आउटपुट हो रहा है 6,525, मतलब एबनॉर्मल क्या हो गया है, गेन 180, तो टू एबनॉर्मल गेन 180 एबनॉर्मल गेन हो जाएगा। अच्छा, अब इसका कैलकुलेशन हम लोग को करना पड़ेगा। अच्छा, ये टोटल हो जाएगा हम लोग का 180 प्लस दिस वन, तो ये 0,327, 7230 इधर आ रहा है, इधर भी आएगा 7230। चलो हम इसको थोड़ा हटाते हैं, क्योंकि मुझे कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, ये जगह नहीं बचेगा। यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट कितना हो रहा है, टोटल करना पड़ेगा, 6,82,402 प्लस 1,29,250 प्लस 84,13 प्लस 19,388, 9,15,053 माइनस 9,15,053 माइनस 26,438, इधर यूनिट हो जाएगा हम लोगों का 7050 माइनस 705, माइनस 26,438, 8,88,650 रुपीस, और यूनिट हो गया 6,345 यूनिट। देखो डिवाइड करके कितना है, 6,345 140.049, 140.049, मतलब 05 अप्रोक्स,
ये पूरा डेटा से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 6525 9,13,823.9 है तो 4 कर लेंगे 9,13,824 डिवाइडेड बाई 6525 इंटू 108 25,208.9 25,209 अब टोटल करके देखना पड़ेगा मैच हो रहा है कि नहीं। यहां तक का हम लोग का टोटल था 9,15,053 ये प्लस ये जो व्हाइट कलर से लिखा 25,209 9,40,200 9,40,262 आ रहा है बस इधर भी आ जाए हो जाएगा माइनस करके देख लो 9,13,824 826,438 प्लस 9,13,824 9,40,262 हाँ आ रहा है 9,40,260 ये आ गया मेरा कॉस्ट पर यूनिट करके ये कंप्लीट हो गया। अच्छा प्रोसेस 2 हो गया। अब फिनिश गुड्स वाला वो बनाना पड़ेगा। फिनिश गुड्स का अकाउंट बनाने बोला है यहाँ पर मैंने फिनिश्ड गुड्स अकाउंट तो ट्रांसफर करो यहाँ पर सबसे पहले तो क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा यूनिट अमाउंट तो ट्रांसफर होगा यहाँ से ये वाला क्रॉस पोस्टिंग टू प्रोसेस कितना है 2 2 ना 3 2 अच्छा 6525 यूनिट और वैल्यू लिखो कितना है 9,13,824 ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा बोलो तो यहाँ पर क्या लिखना चाहिए हम लोग फिनिश स्टॉक में हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर बताया था देखो गुड्स बिका है 6,000 यूनिट्स गुड्स बिका है जिसपे 15% प्रॉफिट लगा है तो बिक जाने से क्या होगा स्टॉक कम होगा कि नहीं होगा होगा ठीक है। तो ये वैल्यू मुझे कम करना पड़ेगा कितना बिका है 6525 में से कितना चला गया 6,000 तो बाकी जो बचेगा वो कहाँ रहेगा क्लोजिंग स्टॉक में या फिर बाई बैलेंस सीडी लिख सकते हो तो यहाँ पर लिखेंगे 6,000 और यहाँ पर कितना लिखेंगे 525 जिसको हम लोग क्लोजिंग स्टॉक या फिर बाई बैलेंस सीडी बोल सकते हैं लेकिन इसको क्या बोलेंगे ये तो बाई बैलेंस सीडी की इतना बचा हुआ है इसको क्या बोलना चाहिए बोलो अगर मेरा ये अकाउंट मेरा किस में दिख रहा है कॉस्ट में कि सेलिंग प्राइस में ये क्या वैल्यू है कॉस्ट है कि सेलिंग प्राइस है कॉस्ट है तो ये भी हम लोग कॉस्ट में दिखाएंगे तो इसको क्या लिखना चाहिए बोलो तो बाई बोलो बैंक होने सेल हो जाएगा बैंक होने से सेल हो जाएगा तब हम लोग को ये इस पे प्रॉफिट लगाना पड़ेगा हम लोग इसको कॉस्ट में ही अगर दिखाना चाहे कि ये पूरा अकाउंट मेरा कॉस्ट में है तो मुझे क्या लिखना चाहिए कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या लिखना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स ठीक है मतलब ये जो बिक गया इसका कॉस्ट कितना है ये हम पूरा इसको कॉस्ट में दिखा रहे हैं अगर हम लोग इसको बाई बैंक दिखाएंगे तो उस केस में मुझे सेलिंग प्राइस लगाना पड़ेगा यहाँ प्रॉफिट भी दिखाना पड़ेगा ठीक है तो वो नहीं करके हम इसको कॉस्ट में दिखा रहे हैं अब बोले इसका कॉस्ट कितने में कैलकुलेट करो इसी में ठीक है। अब इसके लिए फिर से तुम लोग को डिवाइड करके वो पूरा डेटा निकालना पड़ेगा तभी जाके दोनों साइड मैच होगा नहीं तो मिसमैच होगा अप्रोक्सीमेशन की वजह से मतलब हम ये बोल रहे हैं कि इसको फिर से डिवाइड करके जो पॉइंट पॉइंट आ रहा था ना वो पूरा दिखाओ 615 डिवाइडेड बाई 6345 ठीक है ये जितना भी आ गया इंटू 6,000 8,40,298 8,40,298 डिवाइडेड बाई 6,000 इंटू 525 73,526 73,526 और क्या दोनों ऐड करने से मैच हो रहा है देखो तो 73,526 ठीक है 9,13,824
देखो इसको मैंने पूरा कॉस्ट में रखा कि मेरे पास इतना स्टॉक था जिसमें से जो स्टॉक बिका उसका कॉस्ट इतना है, जो स्टॉक रह गया उसका कॉस्ट इतना है। मतलब यूनिट तो देखो, अगर प्रॉफिट मतलब अगर सेलिंग प्राइस भी लगाओगे यूनिट में कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये अगर मेरा कॉस्ट में है तो मैंने इसको भी क्या कर दिया, कॉस्ट में किया है, और इसको भी मैंने कॉस्ट में रखा है। अब वो प्रॉफिट वाला हम लोग दिखा सकते हैं, क्वेश्चन में बोला तो नहीं है लेकिन हम बना के दिखाते हैं। इनकम स्टेटमेंट बनाओ, वहां पर हम लोग दिखाएंगे इसको कि प्रॉफिट कितना हो रहा है। इनकम स्टेटमेंट या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं कॉस्टिंग पीरियड, इनकम स्टेटमेंट या फिर इसी को बोला जाता है कॉस्टिंग पीरियड। अगर कभी क्वेश्चन में बनाने बोल दिया तो तुम लोग ऐसे बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या लिखोगे उसके लिए ना तुम लोग को नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा क्या लिखोगे। क्योंकि बनाओ, बनाने से समझ में आएगा कैसे जाएगा। तो देखो हम क्यों बोल रहे हैं नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। इस क्वेश्चन में हम लोग का एबनॉर्मल लॉस था, नॉर्मल लॉस तो था ही, और एबनॉर्मल गेन भी था। नहीं, दोनों केस में क्या था, हाँ एबनॉर्मल गेन हो तो चाहिए, ठीक है। तो तीनों अकाउंट बनाओ, और ये भी बना हुआ रहने दो, ठीक है। देखो ये बना हुआ रहने दो, और तीन अकाउंट बनाओ, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। और देखो कैसे पोस्टिंग होता है, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। यूनिट अमाउंट, यूनिट अमाउंट, यूनिट अमाउंट, यूनिट अमाउंट, क्रॉस पोस्टिंग करो तुम, यूनिट अमाउंट। एक बार क्रॉस पोस्टिंग करो, देख देख के हम बता रहे फिर क्या होगा। देखो तो नॉर्मल लॉस में क्या लिखे होगे तुम लोग, हो गया है पोस्टिंग करना। देखो नॉर्मल लॉस में क्या लिखेंगे, टू प्रोसेस, दोनों प्रोसेस में ही था, टू प्रोसेस वन और टू प्रोसेस टू, ठीक है। अच्छा कितना कितना यूनिट था, 705 और 375, 375 और 705, और वैल्यू इसका था 4688, और ये वाला था 26438, ठीक लिखा है मैंने। अच्छा अब एबनॉर्मल लॉस का किधर जाएगा, टू प्रोसेस किस में था एबनॉर्मल लॉस, वन ही ছিল না দুটো, वन, टू प्रोसेस वन। अच्छा कितना था एबनॉर्मल लॉस, 75। अच्छा और वैल्यू था 7260, 7260, और एबनॉर्मल गेन का क्रॉस पोस्टिंग करो। बाई एबनॉर्मल बाई, अच्छा सबका नेटवर्क इशू चल रहा है, ज्वाइन नहीं हो रहा है, दिखाई नहीं रहा है मुझे, ज्वाइन कैसे करें। अच्छा यहाँ पर लिखते हैं बाई
प्रोसेस किसमें थी, एबनॉर्मल गेन एटा तो बाय प्रोसेस टू 180 25 209 180 25 209 ये प्रोसेस टू में था, ठीक है। अच्छा अब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग गेन अकाउंट को देखेंगे। तो कौन से प्रोसेस में गेन है, प्रोसेस टू में। तो प्रोसेस टू का गेन के साथ प्रोसेस टू का ही लॉस एडजस्ट होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि दूसरे प्रोसेस का कर देंगे। तो प्रोसेस टू में देखो किस तरीके का लॉस है। तो अगर हम लोग प्रोसेस टू में जाते हैं तो हम लोगों का नॉर्मल लॉस है, क्योंकि देखो एक ही साथ तीन चीज तो हो नहीं सकता है कि नॉर्मल लॉस भी होगा, एबनॉर्मल लॉस भी होगा, एबनॉर्मल गेन भी होगा। नॉर्मल लॉस मेरा फिक्स्ड है, ठीक है, वो होगा, कोई भी प्रोसेस में होगा। और अगर क्वेश्चन बोल रहा है नहीं होगा तो नहीं भी हो सकता। अब इसके साथ या तो हो सकता है एबनॉर्मल लॉस या फिर हो सकता है इसके साथ एबनॉर्मल गेन, दोनों चीज तो साथ साथ नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर देखो मेरा लॉस कितना यूनिट है 705, मेरा गेन कितना यूनिट है 180। तो हम कितने लॉस को रिकवर कर सकते हैं, कितना यूनिट 180, ठीक है। तो अगर लॉस को रिकवर करेंगे तो मेरा गेन कम होगा। तो एंट्री क्या हुआ था, एबनॉर्मल गेन अकाउंट डेबिट टू नॉर्मल लॉस, यहाँ पर कितना लिखेंगे 180, ठीक है। अब मुझे बोलो इसको हम लोग कैसे कौन से वैल्यू पे रिकवर करके दिखाएंगे, जो इसका सेलिंग प्राइस है। तो बोलो कितना करके था इसका 37.5 था, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 37.50। तो देखो कितना होगा 180 इंटू 37.50, देखो कितना होगा। तो 6750, अच्छा ये हो गया। अब इसका क्रॉस पोस्टिंग करो, नॉर्मल लॉस में क्या लिखोगे, बाई एबनॉर्मल गेन, ठीक है। नॉर्मल लॉस में इसका क्रॉस पोस्टिंग कर दो, बाई एबनॉर्मल गेन, और यहाँ पर हाइफन देके लिख दो प्रोसेस टू का एडजस्ट हो रहा है, ठीक है। प्रोसेस टू का एडजस्ट हो रहा है। अब वैल्यू पोस्ट कर दो, कितना हो जाएगा 180 और आया है 6750, ये क्रॉस पोस्टिंग हो गया, ठीक है। अब ये अकाउंट देखो क्लोज हो जाएगा, कैसे, क्योंकि इसमें और तो कोई सेटअप है नहीं, कहीं पर एबनॉर्मल गेन नहीं है। तो यहाँ पर यूनिट तो मेरा मैच हो गया है, ठीक है। और इसमें जो बच रहा है 25,209, 25,209 ये मेरा गेन था, जिसमें से 6750 का गेन हम लोग यूज कर लिए। तो बाकी गेन मेरा पीएल में क्रेडिट हो जाएगा। इसको हम लोग लिखेंगे कॉस्टिंग पीएल बोल के, बैलेंसिंग फिगर माइनस करके देखो कितना आ रहा है 18,459, अच्छा 18,459। अब इसको कहाँ पोस्ट करोगे बोला, तो वो कॉस्टिंग पीएल हम लोग बनाए है ना, वहां पोस्ट करो। क्या लिखोगे, बाई एबनॉर्मल गेन, ठीक है। हाँ हाँ, बाई एबनॉर्मल गेन 18,459, ठीक है। तो ये लिख लिया हम लोगों ने। एबनॉर्मल गेन वाला अकाउंट हम लोग का क्लोज इसीलिए हो गया क्योंकि और कोई सेटअप होने वाला है नहीं हम लोग के पास, ठीक है। अब आ जाते हैं ये दोनों अकाउंट पे। अच्छा अब नॉर्मल लॉस देखो, नॉर्मल लॉस मेरा जितना सेटअप होना था प्रोसेस टू में हो गया, और जो सेटअप नहीं हुआ वो मार्केट में अपने प्राइस में बिक जाएगा। तो बाई बैंक बोल के लिखेंगे। तो बाई बैंक बोल के प्रोसेस टू का कितना बच रहा है बोलो तो 180 सेटअप हो गया। प्रोसेस टू में 705 था, उसमें से 180 सेटअप हो गया, तो बाकी बचा कितना 525। और सेल वैल्यू कितना करके चेक करो 30, हाँ तो ওটা দিয়ে मल्टीप्लाई करो তাকে কত হচ্ছে কত হচ্ছে 19688। और ये वाला भी हम लोग सेल कर देंगे 705, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, प्रोसेस वन का नहीं, प्रोसेस वन में एबनॉर्मल लॉस था, रुको इसमें एडजस्टमेंट होगा। प्रोसेस वन में शायद एबनॉर्मल लॉस था, ये देखो एबनॉर्मल लॉस है। अच्छा अब इसको कैसे सेटअप करेंगे, देखो यहाँ पर
नहीं, ये तो और सेटअप क्या होगा, गेन थोड़ी ना है, लॉस है। चलो इसको लिखो 375, और इसका उतना ही यूनिट उतना रेट पे लगेगा तो वैल्यू कितना आएगा, 46,880 आएगा स्क्रैप वैल्यू पे, और दोनों साइड मैच हो जाएगा। नॉर्मल लॉस वाला अकाउंट पे कभी भी टू कॉस्टिंग पीएल बाई कॉस्टिंग पीएल ये सब नहीं आता है, वो मैच हो जाता है। तो यहाँ पर टोटल करो कितना आएगा, 1080। पांच, ये हो गया 8 और 8 16, 31,126 इधर आ रहा है। इधर देखते हैं, 6750, 19,688 प्लस 4,680, 31,126। ठीक है, ये मैच हो गया। इसमें हम लोगों ने क्या किया, जितना सेट ऑफ हुआ उसको अलग से दिखाया, जो हमारा एंट्री हुआ बाकी हम लोगों ने सेल कर दिया, क्योंकि ये मार्केट में सेलेबल है, तभी तो इसका स्क्रैप वैल्यू है। और एबनॉर्मल लॉस का क्या करेंगे, एबनॉर्मल लॉस का देखो 75 यूनिट एबनॉर्मल लॉस हुआ, ये उसका क्या है, कॉस्ट है। उस एबनॉर्मल लॉस को जब हमारे पास रिकवर हुआ तो उस पर हम लोगों ने कितना खर्चा कर दिया, 7260। अब ये भी मार्केट में बिकेगा, ठीक है, कितने में बिकेगा, प्रोसेस वन का जो स्क्रैप वैल्यू उतने में बिकेगा, तो बाई बैंक लिखेंगे। बोलो कितना था इसका स्क्रैप वैल्यू, 12.50, तो 75 यूनिट 12.50 करके बिक जाएगा, कितना पैसा रिकवर होगा, 938। तो बोल हम लोग का लॉस हुआ कि प्रॉफिट, क्योंकि कॉस्ट तो लग गया था 7260, लेकिन हम लोग रिकवर कर पाए सिर्फ और सिर्फ 938, तो बाकी मेरा क्या हो गया, लॉस। और वैसे भी इधर आ रहा है, देखो कॉस्टिंग पीएल बोल के, देखो कितना आ रहा है लॉस जो है। यूनिट तो कुछ बचा नहीं, यूनिट तो खत्म हो गया, बस अमाउंट में लॉस दिख रहा है। माइनस पे 938 देखो, तो 10 से 6322। अच्छा, अब इसको कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर करो, क्या लिखोगे, टू एबनॉर्मल लॉस। जैसे हम लोग पीएल बनाते हैं अकाउंट्स में तो नहीं करते, गेन इधर लिखते हैं, कोई इनकम हुआ लॉस हुआ तो इधर लिखते हैं, वैसे ही लिखेंगे एबनॉर्मल लॉस 6322। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सेल को रिकॉर्ड करेंगे, इनकम स्टेटमेंट है तो सेल कितना यूनिट हुआ है, 6000 यूनिट हुआ है, तो लिखो सेल किधर होगा, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा, बाई सेल्स बोल के, जैसे तुम लोग ट्रेडिंग में लिखते हो। अच्छा, अब कितना सेल वैल्यू होगा, तो देखो दो तरीके से कर सकते हो, मुझे बता दिया 15% ऑन कॉस्ट, ठीक ठीक है, तो फिर 6 पर यूनिट तो मुझे बताया नहीं है, तो कैसे निकालोगे, इस पे निकालोगे, ये मेरा क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, इस पे कितना प्रॉफिट लगाएंगे, 15%, तभी आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास तो पर यूनिट है नहीं कि हम उतना करके लगा दें। तो यहाँ पर मुझे इस तरीके से निकालना पड़ेगा, 8,40,298 कॉस्ट था, प्लस 8,40,298 इंटू 15% करने से मुझे सेल वैल्यू पता चलेगा। बोलो कितना आ रहा है, चेक करके देखो और बोलो कितना, 9,66,343। अच्छा, ये आ गया। अच्छा, अब इसका मतलब इधर प्रॉफिट भी तो बुक होगा, टू नेट प्रॉफिट, ठीक है, कितना प्रॉफिट होगा बोलो तो, इसके साथ ये जो मल्टीप्लाई हुआ 15%, वही तो प्रॉफिट होगा, 8,40,298 इंटू 15% करने से जो प्रॉफिट होगा वही तो होगा यहाँ पर प्रॉफिट। बोलो कितना है, মানে এইটা, শুধু এইটাই তো প্রফিট, কত কত আসছে, 26 নয় 38 হতে হবে, দেখো 1,38,182 এরকম আসে, তো এইটা হবে না, 8,40,298। ओ, इस पे कैसे होगा, सॉरी, इससे इसको माइनस करोगे तब ना पता चलेगा, ये तो कॉस्ट पे है ना, इसीलिए नहीं हो रहा है। मतलब ये सेलिंग प्राइस हो गया और ये मेरा क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस, इससे इसको माइनस करो तब पता चलेगा, देखो कितना
আসছে না 1,38 182 হচ্ছে না? वो अच्छा হবে কি করে? रुको थोड़ा गलत बता दिया। ये तो सिर्फ यहाँ पर हम लोग अगर एबनॉर्मल गेन एबनॉर्मल लॉस भी लिख रहे हैं तो मुझे तो ओवरऑल प्रॉफिट दिखेगा ना बिजनेस का। हम जो निकाल रहे हैं वो मेरा क्या प्रॉफिट दिख रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन ये यहाँ पर तो मैंने सिर्फ इनकम एक्सपेंसेस जो है वो इनडायरेक्ट वाला भी तो लिखा है, एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन, तो इसका भी तो इम्पैक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का ये आ जाएगा आंसर जो हम बोल रहे हैं। यहाँ पर और एक चीज भी तो लिखना पड़ेगा। बोलो अगर सेल्स लिखते इधर परचेज लिखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्योंकि हम लोग का कौन सा अप्रोच होता है अकाउंट्स में? वो वाला मैचिंग। ठीक है, तो मुझे अगर इधर सेल्स रिकॉर्ड करना है तो मुझे उसके अगेंस्ट का कॉस्ट भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो जो मैंने बेचा उसका कॉस्ट कितना है? टू कॉस्ट ऑफ सेल्स बोलो कितना है? 8,40,298। अब निकालो, अब जो हम आंसर बोल रहे हैं अब टोटल करके बैलेंस करो। ठीक है, टोटल करके बैलेंस करो, हम जो आंसर बोल रहे हैं वो आएगा। ठीक है, यहाँ पर टोटल करके देखो कितना आ रहा है। नाइन 66,343 प्लस 18,459 9,84,802 9,84,802 माइनस ये दोनों। अब आना चाहिए देखो 138,182 आ रहा है। तब क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि हम जो बोल रहे थे ना, देखो हम बोल रहे थे इसका प्रॉफिट निकालो, तो इसका प्रॉफिट तुम लोग जो निकाल रहे हो वो सही आ रहा है क्योंकि वो तो मेरा क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन इसमें क्योंकि मैंने इनडायरेक्ट लॉसेस इनडायरेक्ट इनकम को भी रिकॉर्ड कर लिया है, मतलब ये ट्रेडिंग प्लस पीएल का कॉम्बो हो गया ना। अगर मुझे जीपी निकालना है सिर्फ ये और ये लिखेंगे तो मेरा जीपी आ जाएगा, मतलब ट्रेडिंग। और दूसरा वाला पार्ट फिर मुझे कहाँ दिखाना चाहिए? बाई जीपी ब्रॉट डाउन हो जाएगा और उसके बाद बाकी अमाउंट हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर बाई जीपी ब्रॉट डाउन होगा, जो हम बोल रहे हैं ना उससे भी आंसर ये वाला आ जाएगा। तो तुम लोग का जीपी कितना आ रहा था? इससे इसको माइनस कर रहे थे तब आ रहा था। अब यहाँ पर अगर तुम लोग बाई जीपी लिखोगे, इधर फिर क्या लिखोगे? बाई एबनॉर्मल गेन, और इधर क्या लिखोगे? टू एबनॉर्मल लॉस। जो अमाउंट आ रहा है जीपी मतलब कौन सा बोलो तो, जो तुम लोग निकाल रहे थे इससे इसको माइनस करके, या फिर इसका परसेंटेज लगाते हैं तो भी आएगा। फिर यहाँ पर जब नेट प्रॉफिट करोगे तो यही वाला अमाउंट आएगा। समझ में आया मेरा बात? हाँ, ये क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि इसमें तो कॉम्बो कर दिए ना, इसीलिए आंसर के साथ अगर मैच करने जाओ तो नहीं आ रहा है, इसी वजह से। ठीक है, बाकी इस ये पीएल ट्रेडिंग दोनों का इम्पैक्ट आ गया इसीलिए नहीं आ रहा है। और अगर हम लोग अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा। बाकी कॉस्ट में जरूरत नहीं होता है अलग करने का, तो हम लोग इस तरीके से इनकम स्टेटमेंट या कॉस्टिंग पीएल बना सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ना हम लोग को बोला नहीं था कि नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन बनाओ, लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोगों को एक चीज बोला है। क्या बोला है? देखो प्रॉफिट का बात बोला है। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट का बात बोलेगा ना तो हम लोग को ये प्रिपेयर करके देना पड़ेगा, क्वेश्चन बोले या ना बोले। ठीक है, ये तो क्वेश्चन स्पेसिफाई खुद कर दिया है, प्रोसेस 1 बनाओ, प्रोसेस 2 बनाओ, फिनिश स्टॉक बनाओ। लेकिन अगर बोलेगा कि इतने का सेल हुआ है तो हमें इनकम स्टेटमेंट बनाना चाहिए, और इनकम स्टेटमेंट बना लोगे लेकिन ये नहीं लिखने से, इसको रफ वर्क नहीं करोगे तो यहाँ पर पुट नहीं कर पाओगे ना। और इनकम स्टेटमेंट का मतलब नेट प्रॉफिट तक जाना है। सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट का ही अगर बात होगा तो ये डेटा तो अवेलेबल है, ये सब तो तभी मिलेगा ना जब हम लोग ये कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ओरली तो कैलकुलेट करके निकालना मुश्किल है, रफ वर्क करके भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का नॉर्मल प्रोसेस का क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब हम लोग एक पॉइंट पढ़ लेते हैं जितना टाइम है। ठीक है, 5 मिनट लगेगा। चलो थोड़ा कंसेप्ट बताते हैं। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट क्या होता है? इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। ठीक है, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि कभी कभी ऐसा भी प्रोसेसिंग सिस्टम होता है कि जहां पर एक प्रोसेस अपने आउटपुट को, मान लो ये प्रोसेस 1 है, इसका कुछ इनपुट रहा होगा जरूर। ठीक है, अब इसका जो आउटपुट है ये आउटपुट किसको ट्रांसफर करेगा? नेक्स्ट वाले प्रोसेस को। ठीक है, लेकिन अब जो ट्रांसफर करेगा ना, ये जो आउटपुट है ये इसका क्या हो जाएगा? इनपुट हो जाएगा। लेकिन अब जब ट्रांसफर करेगा ना तो इस पे क्या लगा के करेगा पता है? प्रॉफिट ऐड करके करेगा।
ठीक है, मतलब ये प्रोसेस से जो आउटपुट आएगा ये प्रॉफिट लगा के प्रोसेस 2 को करेगा, और प्रोसेस 2 के बाद भी अगर कोई प्रोसेस होने वाला है तो प्रोसेस 3 मान लो होने वाला है, तो प्रोसेस 2 अपना जो आउटपुट है उसको प्रॉफिट लगा के प्रोसेस 3 में भेजेगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? अब मान लो उसके बाद आ गया फिनिश गुड्स। जब एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम हो रहा है तो फिर प्रॉफिट लगाने का क्या मतलब है? एक्चुअली क्या होता है ना, मान लो ये डिपार्टमेंट का हेड अलग है, इसका हेड अलग है, इसका हेड अलग है, ठीक है, तो काम में क्या होता है, थोड़ा कंपटीशन अगर आ जाए, ठीक है, जैसे कि मान लो ये प्रॉफिट लगा के भेज रहा है, ये प्रॉफिट लगा के भेज रहा है, तो इनको क्या लगेगा ना, हम लोग अपना प्रोडक्ट को इंडिविजुअली सेल कर रहे हैं, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन के हेड है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन नहीं, मतलब ये प्रोसेस डिपार्टमेंट के जो हेड है, इनके जो हेड है, इनके जो हेड है, इनमें कंपटीशन होगा और ये जो है जल्दी काम करेंगे। ठीक है, मतलब जैसे इनको बोला कि आप अगर इतना आउटपुट दे सकते हो इतना प्रॉफिट लगा के, तो आपको एक्स्ट्रा हम लोग इतना कमीशन वगैरह दे देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इनको काम में मोटिवेशन मिलता है, तो कभी कभी काम को जल्दी स्पीड में करने के लिए क्या किया जाता है, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट लगा के भी हम लोग जो है कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो इसका जस्ट हम लोग थ्योरी लिखेंगे आज कि क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अंडर द नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस the output of O/P लिख दिया है मैंने, the output of current process is transferred to output of current process is T/F लिखा है, transfer to next process at the cost price। नॉर्मली कॉस्ट प्राइस में होता है, वही लिखा है मैंने, देखो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में हम लोग कॉस्ट प्राइस में ट्रांसफर करते हैं। दैट इज नो प्रॉफिट is considered while transferring the output to next process। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, कभी भी नॉर्मली हम लोग जब तक इंस्ट्रक्शन ना आए ऑर्गेनाइजेशन के हेड से, तब तक जो है कॉस्ट में ट्रांसफर होता है, जो टॉपिक अभी हम लोगों ने किया। लेकिन जब इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का बात हो, मतलब हम लोग इंटरनली जो प्रोसेस कंडक्ट करें उस पे हमें प्रॉफिट अर्न करना है, तो हम लोग प्रॉफिट लगा के ट्रांसफर करते हैं। लिखो, इन द कंसेप्ट ऑफ इंटर प्रोसेस profits, a reasonable amount of profit is considered while transferring the output to next process। लेकिन इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इसीलिए नाम ऐसा है क्योंकि हम लोग प्रॉफिट लगा के दूसरे वाले प्रोसेस में ट्रांसफर करते, लेकिन रिजनेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लगाया जाता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी लगा दे। सच रिजनेबल प्रॉफिट is to be decided by the डिसाइड कौन करता है, जो ट्रांसफर करता है, मतलब ट्रांसफेरर प्रोसेस ठीक है, ट्रांसफेरर प्रोसेस जो है, जो ट्रांसफर कर रहा है वो डिसाइड करेगा कि कितना प्रॉफिट लगाएंगे। और लास्ट पॉइंट, द ऑब्जेक्टिव, क्यों ऐसा किया जाता है, द ऑब्जेक्टिव इज टू एनेबल द ट्रांसफरी का मतलब जो ट्रांसफर ले रहा है, ट्रांसफरी प्रोसेस टू स्टैंड ऑन इट्स ओन एफिशिएंसी। जो मैंने बोला स्टार्टिंग में कि एफिशिएंटली काम होगा,
क्योंकि सबको एक मोटिवेशन रहेगा कि मेरा यूनिट प्रॉफिट कमा रहा है कि लॉस कमा रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट कमाएगा तो हो सकता है कुछ और एग्रीमेंट रहा हो कि जितना प्रॉफिट होगा उसके ऊपर एक्स्ट्रा और इनकम वगैरह हो जाएगा, तो इस वजह से क्या होता है, काम स्पीड में होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड है या जो मालिक है वो इस तरीके का काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। ये लिख लियो, रहेगा, चलेगा, लिख। ठीक है, फिर आज इतना ही करेंगे, ठीक है। थैंक यू मैम। ठीक है, Bye, बाय। ma'am. बाय। लिखते बाकी